आने वाले दिनों में युद्ध के मोर्चे पर तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिएटर कमांड्स की। जनरल साहब का स्वागत है आज तक पर, और मैं जानना चाहूंगा कि जो एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा थिएटर कमांड्स भारतीय तीनों सेनाओं को लेकर बनाए जाए, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जब से सीडीएस की नियुक्ति की गई है, उसी नियुक्ति के आदेश अनुसार हमारे को बताया गया है कि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सबको एकजुट होकर काम करना है। और हमें अपनी जो युद्ध की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि तीनों सेनाओं में जॉइंटनेस लाई जाए। हम एकत्रित होके हमारी जो शक्तियां हैं उनको कायम रखें और किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, इसके लिए अनिवार्य है कि हम लोग थिएटर कमांड बना के आगे की कार्रवाई करते रहें। इस प्रक्रिया में काफी तेजी से कार्रवाई चल रही है। तीनों सेनाओं में सहमति हो गई है कि हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। काफी सलाह मशवरा करके हम लोग ने किस तरह की प्रक्रिया हमारी होगी, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर हमारे होंगे, इस पर काफी हद तक कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, कभी भी जब कोई बदलाव लाया जाता है तो उसमें कुछ कुछ कभी कभी रुकावट आती है, लेकिन ये रुकावट भी जरूरी होती है, क्योंकि इन रुकावट के जरिए या जो बाधाएं बीच में आती हैं, इनसे हमें महसूस होता है कि शायद इसमें और विचार विमर्श करने की जरूरत है। और इसी तरह कुछ और विचार विमर्श करके हम लोग आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि सब प्रक्रिया, जितनी भी हमारी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, सब समय सारणी के अनुसार चल रही है। क्या खाका होगा, अगर आप बता पाएं कितनी कमांड होंगी और क्या फायदा इसको सेनाओं को मिलेगा और देश को क्या फायदा इससे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि जमीन की सतह के ऊपर एयर स्पेस होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमारी जो एयर स्पेस है उसमें न केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, इसमें आजकल ड्रोन्स भी आ गए हैं। इसमें आर्टिलरी की तोप द्वारा जो हमारे गोला फायर होता है, ये भी अभी इतना पावरफुल, इतना लॉन्ग रेंज वाला हो गया है कि जब ये अपनी दिशा में जाता है तो ये काफी ऊंचाई पर गोला जाता है हवा में। इतना मिसाइल्स आ गई हैं जो भी काफी ऊंचाई पर कार्रवाई करती हैं। तो ये सब जो है, इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें ड्रोन बाधा ना डाले, या उसमें हमारी जो आर्टिलरी है उससे कोई बाधा ना हो, या आर्टिलरी के फायर में, क्योंकि उसमें एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है तो उसके फायर में बाधा ना हो। तो इस सबको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग एक एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं ये काफी बड़ी हैं, इसमें हमारी कुछ आइलैंड टेरिटरीज भी हैं। तो इन सब पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना एक मैरीटाइम कमांड बनाई जाए। और इसी तरह हमारे पास पश्चिमी और उत्तरी छोर में हमारे पास जो सीमाएं हैं, ये कुछ हद तक सीमाएं अनसेटल्ड हैं पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं अभी तक बॉर्डर पूरी तरह डिमार्केट नहीं हुआ है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और चीन के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पे भी हमारी सीमाओं पर अभी विवाद चल रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम एकजुट होकर लैंड बेस्ड कमांड बनाएं, एक पश्चिमी छोर के लिए और एक पूर्वी छोर के लिए। तो इस तरह से हमारी कार्रवाई चल रही है कि हमारी लैंड बेस्ड कमांड होंगी, हमारी एयर डिफेंस कमांड होगी और हमारी मैरीटाइम कमांड बनेगी। अभी सर, जिस तरह के हालात हम सरहद पर देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लगता है कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए, और वो चुनौतियां किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं,
थिएटर कमांड का फायदा होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं और तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। दुनिया की जितनी भी सेनाएं हैं, जो बड़ी सेनाएं हैं, उन्होंने सबने इंटीग्रेशन कर लिया है। चाहे आप देखिए अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप यूके को देखिए, आप हमारे प्रतिद्वंदी चीन को देखिए, इन सब ने इंटीग्रेट करके कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। कोई समय सीमा इसको लेकर रखी गई है, कब तक ये लागू होगा? ऐसा भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री इसको लेकर भी घोषणा कर सकते हैं। देखिए, हमारी कोशिश तो है कि हम समय सीमा में काम करें, और हम समय सीमा हमारे को असल में कैबिनेट नोट द्वारा भी दी गई है कि 3 साल के अंदर हो सके तो ये इंटीग्रेशन करना है पूरा। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए वहां से बैकवर्ड टाइम कैलकुलेट करते हुए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो थिएटर कमांड के अलावा हमारे सामने जो और चुनौतियां उनकी बात करते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना के साथ सीज फायर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर समझौता हुआ, उसको भी 4 महीने का वक्त हो गया है। आपको कोई बदलाव वहां पर नजर आया है क्या? पाकिस्तानी सेना, बाकी जो आतंकी संगठन, उनके रुख को देखते हुए वहां पर किस तरह के हालात को कैसे आप देखते हैं? इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पर उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज फायर में, अगर सरहद पे सीज फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी न हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। कश्मीर में जो धारा 370 को खत्म किया गया उसके बाद उसको भी काफी वक्त हो गया है, वहां पर ऐसा अब कोशिश की जा रही है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आपको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त बातचीत भी करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि हालात उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना पर भरोसा कर सकते हैं, उनसे बातचीत की टेबल पर उनके साथ बैठ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करने का जो सवाल है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। हमारे यहाँ जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हम एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे काम करते हैं, इसलिए हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं अपनी लीडरशिप को, लेकिन जो फाइनल जो फैसला होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। इसलिए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ सीज फायर के तौर से नहीं देखती है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, बाकी क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनको पूरी जानकारी होती है, क्योंकि उनको जो खबर आती है वो अन्य सोर्सेज से भी आती है। तो उस हिसाब को पूरा एक बार वो सलाह मशवरा करके उस पर विचार विमर्श करके फिर फैसला लेंगे। तो जो भी वो फैसला लेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ फैसला सही फैसला होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़े, इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर आपको लगता है कि पिछले 1 साल में या फिर समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना के रुख में कोई सकारात्मक बदलाव आपको नजर आ रहा है? कुछ तो बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन ये बदलाव किस प्रेशर की वजह से, हमें इस पर विचार करना है। हमारी सेना ने सरहद के ऊपर काफी गोलाबारी करी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता रहा। उसके वजह से भी पाकिस्तान सेना के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। उनके अपने पश्चिमी छोर पर इस वक्त काफी कार्रवाई चल रही है। उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी काफी नाजुक है। तो अगर हम इन सब पहलू को देखें
तो हो सकता है कि उन्होंने ये महसूस किया है कि इस वक्त भारत के साथ हमारे को समझौता कर लेना चाहिए। FATF का भी प्रेशर है उनके ऊपर इस वक्त। तो किस नज़रिए से वो सीज फायर कर रहे हैं हमारे तरफ, इसको हमें थोड़ा और विचार विमर्श करना होगा। हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरहद पर पीस हो सकती है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस पे अभी हमारे को और विचार विमर्श करना पड़ेगा। फेस वैल्यू पे हमें नहीं लेना चाहिए। जनरल साहब, सरहद पर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती चीन की तरफ से होती है। लद्दाख में हमने पिछले 1 साल में जो हालात देखे, अब 1 साल के बाद आप अभी जो हालात हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले साल के हिसाब से इस साल के जो हालात हैं वो काफ़ी सुधरे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी टेंशन थे। इस वक्त काफ़ी हद तक, क्योंकि बातचीत का जरिया जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो, कोशिश यही की जा रही है कि सरहद पर पूरी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी हो। और हमारी कोशिश तो यही है कि जो अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी उस पर दोनों सेनाएं उस पर कायम हो जाएं। 2020 की जो लाइंस हमने मेंटेन की थी उस पर लौट जाएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया में शामिल सफल रहे तो शायद पूरी हद तक वहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी लाया जा सकता है। जनरल साहब, पिछले 1 साल में हमारी जो थल सेना है, वायु सेना है, उन्होंने जिस तरह की यहाँ पर तैयारी की चीन से मुकाबले को लेकर, सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, बाकी चीजों हथियारों की बात करें, आपको लगता है कि अब हमारी जो तैयारी इस वक्त है पूरी सरहद पर पेट्रोल पर, क्या अब ऐसे हालात हो सकते हैं कि चीन दोबारा इस तरह की चौंकाने की स्थिति में होगा हमारे खिलाफ? इस वक्त हमारे जो तीनों सेनाओं के जो चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के चीफ हैं, ये लगातार इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, अगर दोनों सरहद पर हम अपनी चुनौती देखें तो कहाँ, किस सरहद पर आपको ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आती है आज के हालात में? ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे को अपनी जो उत्तरी सीमाएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जो पश्चिमी सीमाएं हैं उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह से कार्रवाई करनी है वो मिलिटरली किस तरह से कार्रवाई होगी वो होगी, तो उस पर हमारी प्रिपरेशन है। किस तरह से चीन कार्रवाई करेगा उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन हमारी पश्चिमी छोर पे आतंकवादी हैं, आतंकवादी किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके वजह से अगर एस्केलेशन हो सकता है कि कुछ आतंकवादी ऐसे हों जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे से बाहर कार्रवाई करें हमारे ऊपर, और उस वजह से अगर एस्केलेशन हो जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे आतंकवादी जिससे कि फिर टेंशन बढ़े पश्चिमी छोर पे। तो इसलिए कहना कि किस तरफ हमारे को सतर्क रहना है, मैं तो ये कहूँगा हमारे को दोनों छोर पे सतर्क रहने की जरूरत है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का साफ तौर पर कहना है कि हमें दोनों ही सरहद पर चौकन्ना रहना होगा और हमारी सेनाएं उसके लिए तैयार भी हैं। इसके साथ ही जो थिएटर कमांड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तीनों सेनाएं बढ़ रही हैं, उससे आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।